जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो है नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। कल के क्लास में जो है नोट्स पार्ट 1 का जो है ना पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। जो भी लोग नहीं देखे हैं, विभिन्न पहचान पत्र संबंधी नोट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स था। इसको आप सभी लोग जो है ना क्लास को अच्छे से देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आपको सारा मिल जाएगा। और कल का क्लास जो है ना, कल का क्लास जो है नोट्स का संबंधित क्लास है, तो सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे पार्ट 2 में जो है ना अगले टॉपिक का कंप्लीट करते हैं। देखिए ये सारा जो है ना हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आधार कार्ड वगैरह बहुत कौन कौन जारी करता है, कौन सा वेबसाइट इसमें अथी होता है, लॉगिन किया जाता है, कौन सा पैन कार्ड का नंबर कितना होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सारा जो है ना सारा पहचान पत्र संबंधित जो भी दस्तावेज होता है उसी के बारे में सारा ये क्लास था। तो आप लोग देख लीजिएगा ये क्लास को। अगले क्लास में जो है ना पार्ट 2 में देखते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है। ये सारा जो है नोट्स का देखिए दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ देखिए पार्ट 2 देखते हैं। देखिए बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी कृषि विज्ञान संबंधित नोट्स है, क्या है, साइंस का नोट्स है। इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। और पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर जगह क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज जो है ना इसका फुल PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, कल का क्लास का भी और आज का क्लास का भी। तो सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें राहुल स्टडी ग्रुप का नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारा जो है ना PDF आपको मिल जाएगा, कल का क्लास का और आज का क्लास का, दोनों का हम PDF एक साथ डाल देंगे। लगभग 20 पेज का PDF है, सारा हम एक बार में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जो है ना कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप क्लास को पूरा देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, बशर्ते पूरा क्लास आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। और जिनको भी बिहार दरोगा का पेड बैच ज्वाइन करना है होमवर्क सीरीज का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ मैसेज, बहुत लोग का मैसेज आता है, जो भी जिनको जुड़ना है ना वही लोग मैसेज कीजिए, फालतू का इतना मैसेज मत कीजिए कि उतना मेरे पास समय नहीं है। किनको हम मान लीजिए अगर रिप्लाई नहीं दे पाते, उनको भी लगता होगा कि कितना मतलब मैसेज कब किए, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप लोग जो भी आप सारा डिटेल आप टेलीग्राम चैनल पे सारा डाला हुआ है, कैसे कैसे क्या ग्रुप में चलता है, उस अनुसार क्या क्या आपको होमवर्क मिलेगा, कौन कौन बुक कंप्लीट होगा। और सारा जो है ना आप देखेंगे परसों, कल नहीं, कल ही शायद, कल जो है ना आया था किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया था, तो उसको बहुत ज़्यादा आप लोग देखे हैं। और बाकी उसका जो है कंटिन्यू जो है ना आपका क्लास आएगा। तो जिनको भी लगता है ना कि हम प्रैक्टिस सेट को पहले लगा करके हम उसको मतलब लगाएं, उसके बाद हम क्लास को देखें रिवीजन के तौर पे, तो आप जो है पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए। आपको सुबह ही जो मॉर्निंग में ना आपको PDF दे दिया जाता है। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट होता है क्लास का या तो बुक वगैरह का जो भी मार्केट में आता है, सारा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और बाकी घटना दर का सभी PDF आपको होमवर्क के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको ज्वाइन करना है वही लोग आप लोग मैसेज कीजिए या तो कॉल कीजिए, अन्यथा जिनको हाय हेलो करना है वो आप लोग मैसेज मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू में आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे, आपको भी लगेगा कि कोई अथी नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा अगर लगेगा तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है, बेहतर तैयारी करना है कि नहीं, हमको लगता है कि नहीं हमको PDF भी पहले तरीके से पहले चाहिए, तो ये सब जो है जो भी आपको हम क्लास करवा रहे हैं ना, सारा का PDF जो उसमें ना पहले दे दिया जाता है। मतलब एक सप्ताह का जो है ना मतलब उसमें ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का एक सेट का जो है ना सारा PDF एक बार दिया जाता है। उसको आपको जो है ना एक सप्ताह मतलब 6 दिन के अंदर आपको सारा कंप्लीट करवाना है, और सारा जो है कंप्लीट करना है, और हम YouTube पे भी कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए पहले आप लोग उस पर PDF को जो है पढ़ लीजिएगा, और भाई क्लास देखिएगा ना, तो आप क्लास देखने से क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और कोशिश हम क्लास में ही करते हैं ना कि हर वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके ना आपको याद करवाएं। जो भी इसके पहले का क्लास करवाएं ज्ञान बिंदु का, जो भी कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए आप, आपको सारा क्लास जो ना आपको सबसे हट के आपको क्लास लगा होगा। डिस्कशन इसलिए जो है ना स्टडी ग्रुप नाम रखने का मतलब जो था ना यही था चैनल का नाम। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी टेस्ट देना चाहते हैं बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट टेलीग्राम पे, और बाकी अगर PDF से देना चाहते हैं जो PDF डिटेल के साथ सेंड किया जाता है, वो आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और जिनको टेलीग्राम चैनल पे पेड बैच का ही टेस्ट आपको ओपन ग्रुप में करवाया जा रहा है। अब दिन भर में कम 4 टेस्ट हो रहा है। सुबह घटना दर का टेस्ट होता है 7:30 बजे, उसके बाद शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का टेस्ट हो रहा है, और शाम में 5 बजे यूटेरिया 5000 का टेस्ट हो रहा है, और शाम में 9 बजे यूटेरिया 7500 का टेस्ट हो रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, उस लिंक पर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का महत्वपूर्ण नोट्स है। इसका टॉपिक क्या है, तो कृषि विज्ञान संबंधी नोट्स है। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा।
और लास्ट में बताइए कि हाँ आपको क्लास कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिनको भी कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, जैविक खेती है। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। पहला क्या है, जैविक खेती। देखिए कह रहा है जैविक खेती के बारे में कह रहा है कि जैविक खेती से तात्पर्य खेती की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें रसायनों के उपयोग का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जैविक खेती से तात्पर्य खेती की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें जो है रसायनों के उपयोग का पूर्ण क्या होता है, बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव कृषि आंदोलन IFOM ने 1998 में आधुनिक कृषि उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु जैविक कृषि की सिफारिश की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ IFOM 1998 में आधुनिक कृषि से उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु जो है ना जैविक कृषि की क्या की सिफारिश की। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि जैविक खेती के प्रकार क्या क्या होता है। देखिए पहला कह रहा है कि ऋषि कृषि, बिना जुताई कृषि। इसके बारे में कह रहा है कि आधुनिक ऋषि कृषि का जन्म जापान में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक ऋषि कृषि का जन्म जो हुआ था ना, किस देश में हुआ था, जापान में हुआ था, जिसे मासानोबु फुकुओका के जीवंत किया था। आगे कह रहा है इस पद्धति में कुछ भी ना करने की सलाह दी जाती है, जैसे जुताई ना करना, गुड़ाई ना करना, उर्वरक ना डालना, कीटनाशक ना डालना, निराई ना करना आदि। भारत में खेती इस पद्धति को जो है न ऋषि खेती कहते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, तो पंचगव्य कृषि। ये क्या है, तो कह रहा है पंचगव्य एक विशेष जीववर्धक होता है जिसे गाय के गोबर, मूत्र और दूध, दही तथा घी से तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा पंचगव्य का उपयोग कृषि कार्यों में उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है तीसरा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक कृषि होता है, दूसरा अमृत कृषि होता है, चौथा क्या होमो कृषि होता है। आगे कह रहा है जैविक खाद के प्रकार क्या क्या है। देखिए गोबर खाद क्या होता है, देखिए कह रहा है पशुओं के मल मूत्र के अपघटन से उपरांत प्राप्त खाद को क्या कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं। इसमें समानता 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 0.2% क्या होता है, फास्फोरस होता है, और 0.5% क्या होता है, पोटास होता है। तो पशुओं के जो मल मूत्र से जो गोबर खाद तैयार होता है उसमें याद रखिएगा कि 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 0.2% फास्फोरस होता है, और 0.5% क्या होता है, पोटास होता है। आगे देखिए कह रहा है कंपोस्ट क्या है, तो कह रहा है पौधों के अवशेष, घर का कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर एवं मूत्र तथा मनुष्य के मल आदि का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेदन उपरांत प्राप्त खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधे के अवशेष, घर का कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर एवं मूत्र तथा मनुष्य के मल आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेद उपरांत प्राप्त खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि इसमें जो है ना, कह रहा है इसमें से समानता 0.4 से 2% क्या होता है, नाइट्रोजन, और 0.4 से 1% फास्फोरस, और 0.5 से 3% क्या है, पोटास पाया जाता है। आगे कह रहा है केवल मानव मल से बने कंपोस्ट में 5.5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 2% क्या होता है, पोटास होता है। आगे कह रहा है समानता इंदौर विधि, बंगलौर विधि, इडिको विधि और प्रेरक कंपोस्ट विधि से कंपोस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कंपोस्ट में स्फूर की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें रॉक फॉस्फेट एवं स्फूर विलायक जीवाणु का कल्चर जो है मिलाया जाता है। इस तरह से बने कंपोस्ट की इनरिच्ड कंपोस्ट कहा जाता है। आगे कह रहा है सांद्र जैविक खाद क्या होता है, तो कह रहा है कि हड्डी का चूरा, सिंग का खूर का चूरा, मछली का खाद, खून का चूरा आदि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। समानता इसमें जो है ना 2.5% से 8% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 1 से 3% क्या होता है, फास्फोरस होता है, 1.2% से 2.2% क्या होता है, पोटास होता है। आगे देखिए हरी खाद क्या होता है, तो कह रहा है फसल को उसकी खरी अवस्था में जब जमीन में दबा दिया जाता है जिससे उसके सड़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ना कि हरी खाद किसे कहेंगे, तो फसल को उसकी हरी अवस्था में जब जमीन में दबा दिया जाता है तो जिससे उत्प्रेरक उसके सड़ने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। आगे कह रहा है हरी खाद के लिए दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो हरी खाद के लिए दलहनी तथा अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों का उपयोग किया जाता है। और हरी खाद में जमीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पैदा करती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फसल दिया हुआ है और प्राप्त नाइट्रोजन दिया किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। तो सैंजिक फसल का बोलेगा तो 120-135% नाइट्रोजन होता है,
120 से 135। ढैंचा बोलेगा तो ढैंचा भी एक प्रकार का फसल है, 84 से 105% होता है नाइट्रोजन। और ये जो है ना सनई का बोलेगा तो 60 से 100 किलोग्राम क्या होता है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन होता है। लोबिया का बोलेगा तो 74 से 88 होता है। ज्वार का बोलेगा तो 65 से 68 से 85% होता है। और मटर का बोलेगा तो 67 होता है। बरसीम का बोलेगा तो 60 होता है। उड़द का बोलेगा 40 से 49 होता है। मूंग का बोलेगा 38 से 48 होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए सनई और लोबिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हरी खाद के लिए जो है ना सनई और लोबिया का उपयोग किया जाता है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए ढैंचा ग्वार का उपयोग किया जाता है। क्षारीय या और समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए ढैंचा और लोबिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरी हरी खादों की तुलना में ढैंचा अधिक कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करती है, जिसके कारण उस पर लवणीय एवं क्षारीय भूमि को सुधारने में इसका क्या होता है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो कह रहा है केचुआ के द्वारा गोबर एवं कार्बनिक कूड़ा कचरा के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र में गुजरने से जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहा जाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद किसे कहेंगे, तो केचुआ के द्वारा गोबर एवं कार्बनिक कूड़ा कचरा के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने से जो अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में निकलता है उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहा जाता है। और आगे कह रहा है वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु केचुआ की सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति क्या है, इंसिनिया फोइटिका है। अब वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन आदि पाए जाते हैं। आगे कह रहा है केचुआ द्वारा केचुआ खाद उत्पादन विधि की वर्मी कंपोस्टिंग और केचुआ पालन विधि को वर्मी कल्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा, केचुआ द्वारा केचुआ खाद उत्पादन की विधि को क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। और केचुआ पालन की विधि को क्या कहेंगे, वर्मी कल्चर कहेंगे। आगे कह रहा है वर्मी वास क्या है, देखिए कह रहा है यह एक तरल खाद है जो छिड़काव द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। अब वर्मी वास बनाने में एपिजाइक तथा एनिसिक केचुआ का उपयोग किया जाता है। देखिए आगे कह रहा है कि इसमें पोषक तत्व जो है ना, इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अतिरिक्त हार्मोन, ऑक्सीजन तथा साइटोकाइनिन पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है जैव उर्वरक क्या होता है, तो कह रहा है जैव उर्वरक वास्तव में जीवाणु कल्चर जो भूमि की दशा में सुधार के साथ साथ कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। आगे कह रहा है राइजोबियम और एजोबैक्टर और फास्फोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलम, नील हरित शैवाल आदि जैव उर्वरक के जो है उदाहरण हैं। तो राइजोबियम, एजोबैक्टर, फास्फोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलम, नील हरित शैवाल आदि क्या है, तो जैव उर्वरक के क्या है, तो उदाहरण है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि दलहनी फसलों, कह रहा है कि दलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में क्या होती है, तो ग्रंथियाँ होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु का क्या होता है, उपयोग होता है। याद रखिएगा कि दलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का क्या होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि खदान सब्जी, फल एवं तिलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियाँ नहीं होती, यहाँ पे क्या बोला है, नहीं होती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एजोबैक्टर का जो है ना उपयोग होता है। जिसमें नहीं होगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे, एजोबैक्टर का प्रयोग करेंगे। और जिसमें होगा ना उसमें क्या करेंगे, तो राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है भूमि में बेकार पड़े फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूमि में बेकार पड़े फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। और जैव उर्वरक का प्रयोग रोपाई सिंचाई से ठीक पहले किया जाता है। ठीक है, तो जैव उर्वरक का जो प्रयोग होता है रोपाई सिंचाई से ठीक पहले किया जाता है। आगे कह रहा है कि सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद की स्थापना 1983 में किया गया था। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र नागपुर, जबलपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इम्फाल एवं हिसार में स्थित है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है ना वो गाजियाबाद की स्थापना 1983 में किया गया था। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र नागपुर, जबलपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इम्फाल एवं क्या है, हिसार में स्थित है। आगे देखिए कह रहा है नोट में, कह रहा है नाडेप इसमें जो है ना इसमें 3 महीने में फसल अवशेषों से खाद तैयार किया जाता है।
इस विधि को जो है ना विकसित करने का श्रेय महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के निवासी नारायण देवराव भंडारी पांडे को दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है। समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है, तो कह रहा है समेकित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें फसल, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन का एक साथ पूरक रूप में समाहित होते हैं। इसमें एक घटक का अवशिष्ट दूसरे घटक के लिए उपयोगी होता है, जिससे उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि देश में समेकित कृषि प्रणाली के मुख्यतः 3 घटकों को अपनाया जा सकता है। पहला क्या है, तो फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली है। दूसरा पशुपालन आधारित समेकित कृषि प्रणाली है। तीसरा मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली है। तो पहला फसल, दूसरा पशुपालन, तीसरा क्या है, मत्स्य है। आगे कह रहा है बिहार के वैशाली जिले में चकरमदास ग्राम में समेकित कृषि प्रणाली के संप्राति मॉडल को अपनाया था। आगे कह रहा है समेकित कीट प्रबंधन क्या होता है। ये कह रहा है ना कि समेकित कीट प्रबंधन में कीटों को नियंत्रित रखने के लिए उपलब्ध सारे विधियों अर्थात कर्षण विधि, यांत्रिक विधि और भौतिक विधि तथा जैविक विधि का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कीट प्रबंधन की जैविक विधि में द्वितीय उपभोक्ता कीट हानिकारक कीटों के नियंत्रण का कार्य करता है। उदाहरण में क्लासिनेलिडिस, लिग्मोगोनस प्रजाति, मीडोग्रास, हॉपर ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई आदि है। आगे कह रहा है कीट प्रबंधन की जैविक विधि में परजीवी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या क्या है देखिए, कह रहा है कि कीट प्रबंधन की जैविक विधि में परजीवी का उपयोग करते हैं। उदाहरण में क्या है, कवक में देखा है तो बिवेरिया बेसियाना है, हिरसुटेला सिटरफर्मिस है, मेटारिज्मियम एनिसोप्ली है, नुमेरिया रियली है और वर्टिसेलियम लेकानी है, ट्राइकोडर्मा इत्यादि है। आगे देखा है जीवाणु में क्या क्या है, तो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस है जिसको बीटी बोलते हैं, और सीडोमोनास इत्यादि है। सूत्रकृमि बोलेगा तो क्या है, पेसिलोमाइसेज है। क्या है, पेसिलोमाइसेज। नेक्स्ट कर देखिए, कह रहा है अम्लीय मिट्टी में कीट प्रबंधन हेतु ट्राइकोडर्मा तथा क्षारीय मिट्टी में सीडोमोनास का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि अम्लीय मिट्टी में कीट प्रबंधन हेतु ट्राइकोडर्मा तथा क्षारीय मिट्टी में सीडोमोनास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नोट में कह रहा है कीट नियंत्रण में हार्मोन, पाइमर्स, जिवेनिल क्या है, प्रोफोक्स तथा एंटी जोवेनिल आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में डोमिलॉन और ट्राइफ्लूजोरॉन का प्रयोग किया जाता है जा रहा है। फसलों में प्रयोग किए जाने वाले अनुशासित रसायन क्या क्या होता है देखिए, कीटनाशी के रूप में बोलेगा तो क्या होता है, डाइमेथोनेट होता है, मोनोक्रोटोपॉस होता है, क्यूनफॉस होता है, और थाइमोसॉन्ग होता है, और इमिडाओ क्लोराइड ओपीड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखा फफूंदीनाशी के रूप में क्या होता है, तो घुलनशील सल्फर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और क्या है, कार्बेंडेंजिम है। क्या है, कार्बेंडेंजिम। चलिए आगे आइए, आगे कह रहा है हार्मोन के रूप में देखिए क्या है, तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है। हार्मोन के रूप में क्या है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है। नोट में कह रहा है कि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव निर्धारित मात्रा में अधिक होने के पर आम का मंजर क्या होता है, जल जाता है। आगे खरपतवार क्या है देखिए, कह रहा है फसलों की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रमुख खरपतवार कासनी, पियाजी, यूटोपोरियम, एब्रोसिया तथा ओकेलोजुलिस आदि है। कुछ खरपतवार मृदा में अपनी जड़ों द्वारा कुछ विषैले पदार्थ भी स्रावित करते हैं, जिससे अगली फसल के अनुकरण व वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसे एलियोपैथी या एलियोपैथिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पवेक घास की जड़ों से निकले हानिकारक विषैले पदार्थ मटर तथा गेहूं के अनुकरण तथा वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोहली नामक खरपतवार 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष नाइट्रोजन की हानि पहुंचाता है। आगे कह रहा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है खरपतवार के सेवन से पशु में होने वाले रोग कौन कौन है। देखिए खरपतवार के सेवन से पशु में होने वाले रोग कौन कौन है। देखिए कह रहा है ल्यूपिनस खरपतवार के सेवन से गाय में कुक्कड़ काफ नामक बीमारी हो जाता है, और एस्ट्रागोलस तथा ऑस्टियोपिस नामक खरपतवार के सेवन से गाभिन गर्भस्थ गाय का बच्चा गिर जाता है, और भेड़ों तथा बकरियों में लोकोजाइम नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंटाना नामक घास को खान से पशु सूर्य के प्रकाश से प्रति संवेदी हो जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है रोडोडेंड्रॉन खाने से दुधारू पशुओं का डायरिया तथा पशुओं के दूध में जो है रक्त आने लगता है। तो कह रहा है रोडोडेंड्रॉन खाने से दुधारू पशुओं का डायरिया तथा पशुओं के दूध में रक्त आने लगता है। ठीक है, आगे कह रहा है बर्र खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। क्या है, बर्रू खाने से क्या होता है, सोरघम हेल्पेंस खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है।
आगे कह रहा है सेंजी, कह रहा है कि सेंजी में डिकोमेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसमें पशुओं को खून जमने की क्रिया में क्या होती है, कम हो जाती है। आगे कह रहा है खरपतवार में मनुष्य होने वाला रोग, खरपतवार में मनुष्य होने वाला रोग कौन कौन है, देखिए कह रहा है गाजर घास, एम्फ्रोबेसिस तथा हीलियम प्रजाति के खरपतवारों को छूने के मनुष्यों की त्वचा में सफ़ेद दाग एलर्जी होता है, ठीक है। आगे कह रहा है एम्फ्रोसा तथा फ्रेंसिरिया प्रजाति के खरपतवारों के परागकणों द्वारा मनुष्यों में अस्थमा होता है। आगे कह रहा है जलीय खरपतवारों से मनुष्यों में बिलहारिजियासिस तथा क्लोरोचियासिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। आगे कह रहा है जैविक खाद्य खरपतवारनाशी क्या है, तो कह रहा है जैविक खरपतवारनाशी कवक, विषाणु तथा जीवाणु का समानता प्रयोग किया जाता है। जैविक खरपतवारनाशी में सर्वाधिक प्रयोग कवक का होता है, इसलिए इसको कवक खरपतवारनाशी भी कहते हैं। आगे कह रहा है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मुक्त तथा 7 प्रकार के जैव कार्यों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि कीट, देखिए क्या क्या है, तो कीट है, कॉर्प मछली है, घोंघा है, चींटी है, कवक है, प्रतिस्पर्धी पौधे है, पशु तथा पक्षी है। आगे कह रहा है हवाई द्वीप में 1902 में प्रथम बार जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण पर कार्य किया गया है, जहां पर प्लेंटाना खरपतवार के नियंत्रण के लिए बौखमाद का प्रयोग किया गया था। समान कार्प तथा सफ़ेद एमूर मछलियों की प्रजाति जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से जो है ना वो उपयोगी होता है। आगे कह रहा है जलकुंभी के नियंत्रण के लिए राइजोटोग्निया ब्लाट का जो है ना प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है फसल के बारे में, फसलों का वर्गीकरण क्या है, देखिए कह रहा खरीफ फसलें क्या है, तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई जाती है, ठीक है। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली क्या है, कपास है। नेक्स्ट कह रहा रबी फसलें क्या है, तो रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू इत्यादि है। चलिए आगे कह रहा है जायद फसलें क्या है, तो कह रहा है इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और मई जून में क्या होता है, इसका उत्पादन लिया जाता है। जैसे खरबूज क्या है, खरबूज है, तरबूज है, कई प्रकार की सब्जियां आदि है। चलिए आगे एक नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए कह रहा है फसल और उनकी किस्म है, ये कौन सा फसल है, कौन कौन किस्म होता है उसके बारे में दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी क्वेश्चन एक दरोगा बिहार दरोगा में जो है ना आता है। ये कह रहा है ना कि फसल है, उन्नत किस्म दिया हुआ है। गेहूँ का बोले कौन कौन है, राजलक्ष्मी है, जगदीश है, सोनालिका है, राजेश्वरी है, कंचन है, राज है, सुजाता है। सब किसका है, तो गेहूँ का है, ठीक है, गेहूँ का। चलिए आगे देखिए धान का है, धान का क्या क्या है, देखिए धान का आदित्य है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा। तो आदित्य किसका है, धान का किस्म है, पूर्णिमा है, अंधा है, तुलसी है, समेलस्वरी है, दंतेश्वरी है, महामाया, कार्तिक, सब किसकी किस्म है, तो धान की है। मक्का का बात करें, मक्का क्या है, तो मक्का का बोलेगा किस्म क्या क्या है, सुवान है, गंगा 11 है, देवकी है, लक्ष्मी है, शक्तिमान 1 2 3 4, ये सब क्या है, तो मक्का का किस्म है। तो सुबान, गंगा 11, देविका, लक्ष्मी, शक्तिमान 1 2 3 4 किसी किस्म है, तो मक्का का है। चला आगे देखिए ज्वार का किस्म का बात करें, ज्वार का कौन कौन किस्म होता है, देखिए CSH है, 1 3 9 है, स्वर्ण है, और CSB है, 1 3 है, ठीक है, 1 और 3 है। तो CSH का बोलेगा तो 1 2 3 भी इसका किस्म है ज्वार का, और स्वर्ण भी है, CSB 1 3 भी है। चलिए आगे देखिए चना का बात करें, चना का जो किस्म है कौन कौन है, विजय है, वैभव है, श्वेता है, राजेंद्र है, उदय है। ये सब किसी किस्म है, तो चना का है, कौन कौन है, तो विजय, वैभव, श्वेता, राजेंद्र और उदय है। नेक्स्ट मटर का बात करें, मटर का कौन कौन किस्म होता है, तो रचना होता है, मालदीप मटर होता है, अपर्णा होता है, हरभजन होता है, पूसा प्रभात और क्या है, पूसा पन्ना। तो रचना, मालदीप मटर और अपर्णा, हरभजन, पूसा प्रभात और पूसा पन्ना किसकी है, तो मटर का किस्म है, ठीक है, मटर का। रचना, मालदीप मटर, अपर्णा, हरभजन, पूसा प्रभात, पूसा पन्ना। नेक्स्ट देखिए अरहर का किस्म का बात करें तो प्रभात होता है, प्रभात जो है, देखिए अगर यहाँ पे बात करें कि प्रभात बोलेगा तो किसका है, तो क्या है, तो अरहर का है। लेकिन पूसा प्रभात का बात करें क्या हो जाएगा, मटर का हो जाएगा। राजीव लोचन है, आशा है, बहार है, शरद, अभैया है, पलांडु है, प्रगति है, मारुति किसी किस्म है, तो अरहर का है। आगे ये कह रहा है कि मसूर का किस्म कौन कौन है, तो शिवालिक है, प्रिय है, मलिका है, अरुण है, अनंदन, मसूर है। ये सब किसी किस्म है, तो मसूर का है। किसकी है, तो मसूर का। चलिए आगे देखिए मूंग का बात करें तो मूंग का किस्म कौन कौन है, पूसा है, पूसा विशाल है, पूसा विशाल एक में ही है, और सम्राट है, सोना किसकी है, तो मूंग का है। आगे देखिए सोयाबीन का बात करें तो सोयाबीन का किस्म कौन कौन होता है,
तो सिविन का किस्म को बोलते कौन कौन, पंजाब फर्स्ट, अंकुर, अलंकार और शिलाजीत। किसी किस्म में तो सोयाबीन की है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सरसों। सरसों का किस्म कौन कौन है, तो स्वर्णा है, वरुणा है, पूसा बोल्ड है, क्रांति है, पूसा महक है, राजेंद्र सुफलम है और पंचाली है, भवानी। ये सब किसकी है, तो सरसों का है। आगे कह रहा है मूंगफली। मूंगफली का बात करें तो ज्योति है, कौशल है, जूनागढ़ है, अचंद्रा। ये सब किसकी है, तो मूंगफली का है। नेक्स्ट बात करें आलू का, बात करें आलू का कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी और कुफरी चमत्कार। किसकी है, तो आलू का है। चलिए आगे है देखिए, आगे तो और नहीं है ना, इतना जो है सारा किसका है, तो सारा जो है ना किस्म का दिया हुआ था। चलिए आगे देखिए, देखिए क्या क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ है, हमको लगा कुछ छूट तो नहीं गया है ना। देखिए आगे देखिए दिया हुआ है कि प्रमुख फसल जो है ना, प्रमुख फसलों में प्रयोग होने वाली खरपतवारनाशी क्या क्या है। देखिए गेहूँ में बोलेगा तो 2,4-D एरेलॉन और क्या आइसोप्रोट्यूरॉन है। ठीक है, तो प्रमुख फसलों के प्रयोग में होने वाले खरपतवारनाशी क्या है, तो गेहूँ में 2,4-D होता है, एरेलान होता है, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोट्यूरॉन कहेंगे। धान में बोलेगा तो क्लोर होता है, मक्का में बोलेगा तो पिंडी मिथिलीन होता है। और आगे देख कर रहा है कि पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग क्या क्या लगता है पौधे में रोग। देखिए एक कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग जो है ना कौन कौन है, और देखिए रोगकारी कवक है, मतलब गेहूं का जो रस्ट होता है, इससे गेहूं में कौन सा रोग होता है, तो रस्ट रोग। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि रस्ट रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। ये सभी पॉइंट इधर याद रखिएगा कि ना कि इसमें 2 क्वेश्चन जो है ना छुपा हुआ है। तो रस्ट रोग जो है ना गेहूं में, गेहूं का रस्ट रोग बोलेगा तो पुकीनिया ट्रिटिकिनास होता है। और गेहूं का लूज स्मट रोग बोलेगा तो ओस्टिलागो ट्रिटी से होता है। और गेहूं का लीफ ब्लास्ट रोग बोलेगा तो अल्टेनेरिया एवं हेलमेंथोस्पोरियम से होता है। ठीक है, तो गेहूं का रस्ट रोग बोलेगा तो किससे होता है, तो कवक से होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि पौधे में होने वाले रोग जो है ना, गेहूं किससे होता है, कवक से होता है। और कौन सा कवक जो है ना है, तो पकिनिया ट्रिटिकिना है। और गेहूं का लूज स्मट रोग बोलेगा तो ये भी कवक से होता है और ओस्टिलागो ट्रिटी से होता है। और गेहूं का लीफ ब्लास्ट रोग बोलेगा तो ब्लाइट रोग अल्टेनेरिया एवं हेलमेंथोस्पोरियम से होता है। और धान का ब्लास्ट रोग बोलेगा तो पायरुकुलेरिया ओराइजिस होता है। धान का भूरची चित्ती रोग होता है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजिस होता है। धान का पत्रावन झुलसा रोग किसे होता है, तो राइजोक्टोनिया सोलनाइस से होता है। नहीं देखिए धान का पत्रावरण गलन रोग किससे होता है, तो रोसियम से होता है। एक सब किससे, तो कवक से होता है। चना का विंटर रोग बोलेगा तो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम से होता है। चना का व्लाइट रोग बोलेगा तो स्किलरेटेनिया एवं स्टेमपिलियम से होता है। चना का हरदा रोग बोलेगा तो यूरोमाइसिस साइरसिस से होता है। मसूर का मृदोमिल रोग बोलेगा तो किससे होता है, तो इरिसाफी पोलीगोनाई से होता है। तो मसूर का मृदा रोमिल रोग बोलेगा तो इसी साफी पोलीगोनाई से होता है। नेक्स्ट देखिए सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग बोलेगा किससे होता है, तो अल्बिगो से होता है। ये सब किससे होता है, तो कवक से होता है। सरसों का लीफ स्पॉट रोग बोलेगा तो अल्टरनेरिया से होता है। और गन्ना का लाल विगलन बोलेगा तो क्लोटोटाइटिकम फाल्केटम से होता है। अब बाजरा का एर्गॉट रोग बोलेगा तो क्लेविसेप्स स्विफोरिस से होता है। किससे होता है, बाजरा का एर्गॉट रोग क्लेविसेप्स स्विफोरिस से होता है। आलू का देखिए वाट रोग बोलेगा तो सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है। नहीं देखिए ये सब किससे होता है, कवक से होने वाला रोग है। अब देखिए जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, और जीवाणु का रोग का जो है ना कौन कौन रोग है। देखिए गेहूं का टुंडू रोग बोलेगा तो कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिस होता है। और धान का अंगमारी रोग जो होता है जीवाणु से होता है। ये कौन सा जीवाणु से होता है, तो जेंथोमोनास ओराइजिस से होता है। और नींबू का कैंकर रोग बोलेगा तो जेंथोमोनास सिट्रिस से होता है। एक किससे होता है, जीवाणु से होता है। ये सब क्या है, जीवाणु का नाम दिया हुआ, कौन सा जीवाणु के नाम से कौन सा जो है ना, कौन सा पौधा में कौन सा रोग होता है। आगे कह रहा है तंबाकू का सैथिल रोग बोलेगा स्यूडोमोनास सोलेनेरियम से होता है। तो कह रहा है कि गेहूं का टुंडू रोग बोलेगा तो ये भी जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी से है। धान का अंगमारी रोग बोलेगा तो कौन सा जीवाणु है, तो जेंथोमोनास ओराइजिस से होता है। और नींबू का कैंकर रोग बोलेगा जेंथोमोनास सिट्रिस से होता है। तांबू का सैथिल रोग बोलेगा स्यूडोमोनास सोलेनेरियम से होता है। चलिए आगे देखिए विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन, देखिए विषाणु से है तो पादप और रोगकारी विषाणु है। देखिए मूंग का येलो भेन रोग बोलेगा तो मोजैक वायरस से होता है। बंकी टॉप ऑफ बेनाना बोलेगा तो बेनाना वायरस फर्स्ट से होता है। आगे देखिए कह रहा है अजैविक पादप रोग क्या है। देखिए धान का खैरा रोग बोलेगा तो जस्ता की कमी से होता है। धान में खैरा रोग होता है ना, बहुत पूछता है।
तो जस्ता कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग बोलेगा तो किससे होता है, तो कॉपर कमी से होता है। तो धान में खैरा रोग बोलेगा तो जस्ता की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग बोलेगा तो कॉपर कमी से, और मटर में मांस रोग बोलेगा तो किसी कमी से होता है, मैनेज कमी से होता है। और फूगों में हिप्टिल रोग बोलेगा किससे होता है, मोलिब्डेनम कमी से होता है। तो धान में खैरा बोलेगा जस्ता कमी से, नींबू में लिटिल लीफ बोलेगा तो कॉपर कमी से, मटर में मांस रोग बोलेगा तो मैनेज कमी से, फूलगोभी में हिप्टिल रोग बोलेगा तो मोलिब्डेनम की कमी से। आगे देखिए कह रहा है कि खाद्य फसलों से संबंधित प्रमुख तथ्य दिया हुआ है। कह रहा है 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 4000 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए 4000 से 5000 लीटर की आवश्यकता होती है। और जीरो टिलेज विधि क्या है, तो कृषि एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेत में बिना जुताई किए हुआ जीरो सीड टिल ड्रिल के माध्यम से उर्वरक एवं बीजों के एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह विधि गेहूं की बुआई के लिए अपनाई जाती है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मक्का को जो है ना क्यून ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, और क्वालिटी प्रोटीन मक्का कह रहा है इसमें लाइसिस तथा ट्रिप्टोफेन उच्च मात्रा में होता है, और ल्यूसिन तथा आइसोल्यूसिन कम मात्रा में होता है, जबकि साधारण मक्का में इसकी ठीक जो है ना विपरीत होता है। ठीक है, चल आगे देखिए। कह रहा है चने के साथ धमनिया की अनवर्ती खेती करने से चने में फली छेदक का प्रकोप विधि क्या होता है, नियंत्रित होता है। और चने में मूल गांठ सूत्रकृमि रोग मिलाई डोगानी स्पीसीज नामक सूत्रकृमि से होता है। आगे देखिए कह रहा है कि दलहनी फसलों में मूंग का सबसे ज़्यादा सूखा बर्दाश्त करने वाला फसल है। ठीक है, जो दलहनी फसल होता है ना वो मूंग जो है, मूंग दलहनी फसलों में बोला कौन सा फसल जो है ना सबसे ज़्यादा सूखा बर्दाश्त करने वाला फसल है, तो मूंग है। क्या है, मूंग है। आगे कह रहा है मूंग में येलो भेन मोजैक रोग का वाहक जैसिड एवं सफ़ेद मक्खी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि बीटा कैरोटीन इनरिच्ड राइस को गोल्डन राइस कहते हैं। और म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना हुगो डिब्रीज 1960 में किया था। तो याद रखिएगा कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ना हुगो डिब्रीज 1960 में किया था। आगे कह रहा हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में किया था। तो हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में किया था। आकाश में चमकने वाली बिजली के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा नाइट्राइट तथा नाइट्रेट की विधि स्थिरीकरण होता है। और दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु मोग्लोबिन की उपस्थिति में क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो याद रखिएगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु मोग्लोबिन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और पौधों में शुष्क भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले संगठक बोलेगा तो सेलुलोज 15 से 60%, और हेमिसोलुलोज बोलेगा 10 से 30%, और लिग्निन बोलेगा तो 5 से 30% होता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रमुख फल व उनसे प्राप्त होने वाला तत्व कौन कौन है। देखिए फल दिया हुआ है, और तत्व और विटामिन क्या क्या होता है। देखिए आम में बोलेगा तो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन सी होता है, फास्फोरस और लोहा कैल्शियम प्राप्त होता है, मतलब विटामिन प्राप्त होता है आम से। अमरूद में बोलेगा तो अमरूद में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। लीची में बोलेगा तो विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है, लोहा होता है तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। और विटामिन ए और विटामिन बी अल्प मात्रा में होता है। किस में होता है, लीची में होता है। आगे देखा रहा है नींबू में कौन सा विटामिन होता है, नींबू विटामिन बोलेगा तो विटामिन सी होता है। अनानास में बोलेगा तो कौन सा क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है अनानास में। आगे का अनानास के सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा संतुलित रहती है तथा यह उच्च एंटीबायोटिक का क्या होता है, स्रोत होता है। पपीता के फल से निकला हुआ गया दूध जो है ना, मतलब कह रहा है पपेन मतलब पपीता के फल से निकला गया दूध है जो दवा बनाने में क्या होता है, काम आता है। आगे कह रहा है प्रमुख फसलें और उनके कुल है। देखिए फसल है दिया हुआ, कुल है, कौन सा फसल का कौन कौन कुल होता है। देखिए ग्रेमनी कुल में कौन कौन आता है, तो गेहूँ धान जौ जई बाजरा मक्का राई ज्वार गन्ना आता है। तो ग्रेमनी में कौन कौन आता है, ग्रेमनी कुल में कौन कौन पौधा आता है, तो गेहूँ धान जौ जई बाजरा मक्का राई ज्वार गन्ना आता है। लेगुमिनोसी में क्या आता है, तो चना आता है, मटर आता है, लोबिया आता है, मसूर आता है, मूंग आता है, उड़द आता है, सोयाबीन राजमा और सनई मूंगफली अरहर, ये सब किस में आता है, लेगुमिनोसी में आता है। तो याद रखिएगा कि जो है ना लेगुमिनेसी में कौन कौन पौधा आता है, तो चना आता है, मटर आता है, लोबिया आता है, मसूर आता है, मूंग उड़द सोयाबीन राजमा सनई मूंगफली अरहर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है जूट में, देखिए टिलियेसी में कौन आता है, टिलियेसी कुल में जो है ना जूट आता है। और सोलेनेसी में कौन कौन आता है, आलू आता है, तंबाकू आता है, बैगन आता है, टमाटर आता है और मिर्च आता है, ये सब किस में, सोलेनेसी में आता है। आप पेडालियेसी में कौन आता है, तो तिल आता है। लाइनेसी में क्या आता है, अलसी आता है।
कंपोजिटी में क्या आता है तो सूर्यमुखी और कुसुम आता है, और लिलियेसी में क्या आता है तो प्याज आता है, और क्रूसीफेरी में जो है ना मूली और सरसों आता है, क्रूसीफेरी मूली और सरसों। कैरिकेसी में क्या आता है पपीता आता है। आगे नहीं कह रहा है कि रोजेसी में क्या आता है, रोजेसी में जो है सेब आता है, सेब तो रोज़ खाते हैं तो रोजेसी है, रोजेसी में सेब आता है। मालवेसी में कपास और भिंडी आता है। म्यूसेसी में जो है केला आता है, और एना कार्डिनेसी में जो है ना आम आता है, ठीक है। अम्ली फेरी में बोलेगा तो क्या आता है गाजर, अम्ली फेरी बोलेगा तो गाजर। और अंगूर बोला किस में आता है कुछ स्कूल में तो वाइटेसी में आता है, अंगूर बोलेगा तो वाइटेसी में, ठीक है। और शकरकंद बोलेगा तो किस में आता है तो शकरकंद किस में आता है कानवल बुलेसी में आता है। क्या होता है कानवल बुलेसी में। तरबूज बोलेगा तो जो है कुकुरबिटेसी में आता है। अमरूद बोलेगा तो जो है मार्टेसी में आता है। सारा जो है ना अभी सारा हम क्लास कंप्लीट करवा देंगे अच्छे से जो है। उसके बाद जब क्यूज स्टार्ट करेंगे लाइव क्यूज, तो उसमें आपको सारा जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से ही आपको क्यूज करवाएंगे। तो आप लोग जो है ना आपको उस समय क्या होगा, आपको अच्छे से दोबारा फिर क्या होगा रिवीजन हो जाएगा। पहले जो है ना सारा बुक को एक बार पहले पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर दोबारा फिर जो है ना इस बुक को दोबारा भी पढ़ेंगे। अगर समय मिल गया तो दोबारा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा। इसलिए ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक पुनः इसमें सोच लीजिएगा कि इस साल हमेशा जो है रट जाना है। एग्ज़ाम के पहले इसको दो तीन बार कम से कम पढ़ जाना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ट बुक है ना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 से 2 बार क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन एक तरह से आपको एक प्रकार का जो है एक तरह से मानते हैं कि आपको कंठस्थ याद नहीं होगा, लेकिन आप ऑप्शन पे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऑप्शन पे देख करके क्वेश्चन अच्छे से मार दीजिएगा समझ करके, और आप क्लास को अच्छे से देखिएगा तब। क्योंकि हर वो क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। और बाकी जब क्यूज स्टार्ट करेंगे लाइव 1.5 घंटा क्यूज करवाएंगे तो 1.5 घंटा में पता है कम से कम तो 300 350 400 क्वेश्चन आराम से पूछ देंगे। तो क्यूज भी जल्द स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट जब सही हो जाएगा ना, क्योंकि एक दिन हम करवाए भी थे तो बफरिंग बहुत सारा हो रहा था। जब बफरिंग प्रक्रिया सब सारा सही हो जाएगा, जब वाईफाई अच्छे तरीके से एकदम जो है ना चलने लगेगा, तो आपको जो है ना लाइव क्यूज करवाया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, सारा हम रिवीजन करवा देंगे। जितना हम पीछे क्लास करवाएंगे ना क्लास पर यूट्यूब पर, आपको पीछे से ही आपका सारा हम क्वेश्चन पूछेंगे ज्ञान बिंदु में। चलिए तो याद रखिए, शकरकंद कानन वाले बुलेसी में आता, तरबूज कुकुरबिटेसी में आता, अमरूद किससे मार्टेसी में आता है। बस आप लोग जो है ना सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन मतलब ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको तो नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाता होगा। जब भी क्लास आता होगा तो सारा क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, एक और टेस्ट ग्रुप होगा। दोनों लिंक जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। एक करंट अफेयर्स ग्रुप होगा, वो भी जो है ना आपको कंटिन्यू हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बस वो भी ग्रुप जो क्या करिए ज्वाइन कर लीजिए। तीनों ग्रुप का लिंक जो है दिया हुआ है। कम से कम जो है ना आप राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, उस पर आपको सारा जो भी कुछ भी होगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह PDF वगैरह कुछ भी होगा तो आपको पहले उसी पे दिया जाता है। तो पहले कम से कम एक ग्रुप जो है ना आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिनको है लगता है कि हमको टेस्ट भी देना है, करंट अफेयर्स का भी अलग से सेपरेट ग्रुप चाहिए, जो उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर जो ग्रुप है उसमें कुमार गौरव से जो डेली पढ़ाते हैं उसमें 10 क्वेश्चन डेली उसमें पर डे डाला जाता है। तभी तो फिलहाल कुछ दिनों से नहीं डाला जा रहा, लेकिन कंटिन्यू उस पर भी चालू क्वेश्चन हो जाएगा डालने के लिए, ठीक है ना। उस पर भी आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए आगे देखिए, प्रमुख फसलों के जो है ना वैज्ञानिक नाम और उसके गुणसूत्र है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे फसल दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है और गुणसूत्र है। कौन सा फसल का क्या वैज्ञानिक नाम होता है और इसका गुणसूत्र क्या होता है। देखिए गेहूँ का बोलेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एसिटिवम होता है। क्या होता है इसका गुणसूत्र बोलेगा तो गेहूँ का 42 होता है। तो गेहूँ का बात करें वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो ट्रिटिकम एसिटिवम होता है और कितना होता है गुणसूत्र 42 होता है। धान का बात करें, धान का जो है ना ओरेया सटाइवा, और इसका जो गुणसूत्र का बोलेगा तो कितना 24 होता है। जौ का बोलेगा तो हरडम जो है ना वल्गर होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितना होता है 14 होता है। तो जौ का बोले हरडम वल्गर होता है, गुणसूत्र की बोलेगा तो 14 होता है। चना का बोलेगा तो सरसर एसिटिवम होता है, इसका कितना गुणसूत्र होता है 16 होता है। मटर का बोलेगा तो पीसिकम सटाइवम होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या बोलेगा मटर कितना होता है 14 होता है। सोयाबीन का बोलेगा तो वैज्ञानिक नाम क्या है, सोयाबीन का बोलेगा तो ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। ऐसा सोयाबीन का गुणसूत्र कितना होता है 40 होता है। नहीं देखिए जूट का बात करें, जूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए जूट का बोलेगा तो क्रोकरस जो है ना कैपुलसर क्या है कैपुलरीज होता है, कितना गुणसूत्र है तो 14 होता है। तो जूट का बोलेगा तो कैपुलस क्या होता है कैपल्सरीज है, इसका गुणसूत्र बोलेगा 14 होता है। मूंगफली का बोलेगा, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है तो राइचिस हाइपोजेका है, क्या है हाइपोजेका, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 40 होता है। नहीं देखिए आलू का बोलेगा तो सोलियम
क्या है, ट्यूबरोसम है, सोलेनम टर्बोसम है, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 48 है। बाजरा का बोलेगा तो बाजरा का गुणसूत्र वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाजरा का बोलेगा तो पेनिसिटम क्या है, गैल्यूकम, पेनिसिटम गैल्यूकम, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 14 होता है। मक्का का बोलेगा तो जियामाइस, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 20 होता है। प्याज का बोलेगा एलियम सेपा, गुणसूत्र बोलेगा कितना होता है, 16। प्याज का एलियम सेपा 16 होता है, गुणसूत्र होता है। केला का बोलेगा तो मूसिका पैराडिसिका, केला का क्या है, तो मूसिका पैराडिसिका है इसका वैज्ञानिक नाम, और गुणसूत्र बोलेगा कितना, 33 होगा, कितना, 33। आगे देखिए, आम का बोलेगा तो आम का मैंगीफेरा इंडिका, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 40 होता है। सरसों का बोलेगा तो ब्रासिका जुइसिका होता है, जोनसिया, सरसों का ब्रासिया जोनसिया, इसका गुणसूत्र बोलेगा तो 36 होता है। चलिए आगे देखिए, इसका देखिए एक बार देखिए गुणसूत्र एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए इसमें गेहूं का बोले गुणसूत्र कितना होता है, गेहूं का बोलेगा तो जो है ना, गेहूं का गुणसूत्र का बात करें तो कितना होता है, 42 होता है। गेहूं का बोलेगा तो 42 होता है। धान का बोलेगा तो 14 होता है। और चना का बोलेगा, चना कितना होता है, चना का जो है ना कितना होता है, चना का तो चना का 16 होता है। कितना होता है, 16। चना का बोलेगा तो कितना, 16 होता है। एक मिनट देखिए, गेहूं का बात करें, गेहूं का कितना होता है, तो गेहूं का 42 होता है। धान का बोलेगा तो धान का 24 होता है। जौ का गुणसूत्र बोलेगा तो 14 होता है, जौ का 14। चना का बोलेगा 16। मटर का बोलेगा तो जो है 14। जौ और मटर का जो है 14 होता है। सोयाबीन का बोलेगा तो कितना होता है, तो सोयाबीन का 40। जूट का बोलेगा गुणसूत्र कितना होता है, 14 होता है। और मूंगफली का बोलेगा 40 होता है। आलू का बोलेगा तो 48 होता है। बाजरा का बोलेगा तो गुणसूत्र कितना होता है, 14 होता है। और मक्का का बोलेगा तो 20 होता है। प्याज का बोलेगा तो 16 होता है। केला का बोलेगा गुणसूत्र कितना होता है, 33 होता है। और आम का बोलेगा तो 40 होता है, आम का 40। और सरसों का बोलेगा तो 36 होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रमुख स्थानांतरणीय कृषि पद्धतियाँ हैं। भारत का बोल रहा है कि भारत की प्रमुख स्थानांतरणीय कृषि पद्धतियाँ हैं। देखिए इसमें नाम दिया हुआ, क्षेत्र दिया हुआ, कौन सा जो है ना कृषि पद्धतियाँ, उसका क्षेत्र क्या क्या है। देखिए बत्रा का बोलेगा तो जो है राजस्थान है। झूम का बोलेगा तो उत्तर पूर्वी भारत है। डरिहार बेवार का बोलेगा तो बुंदेलखंड है। खल्लू का बोलेगा तो झारखंड है। और पोडू का बोलेगा तो जो है आंध्र प्रदेश है। कमान और बिंगा धाबी का बोलेगा तो उड़ीसा है। दीपा का बोलेगा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है जारा, जारा एरका का बोलेगा तो दक्षिण भारत है। कुमारी का बोलेगा तो पश्चिमी घाट है। और खील का बोलेगा तो हिमालय क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट देखिए कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हैं। देखिए ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, हर एक एग्जाम में आपको पूछता है। देखिए कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति बोलेगा खाद्यान्न उत्पादन। पहली क्रांति तो क्या है, तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर या मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, समग्र कृषि विकास से है। तो समग्र कृषि विकास का संबंध किस क्रांति से है, सदाबहार क्रांति से है। सुनहरी क्रांति बोलेगा तो क्या हो, बागवानी उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। रजत रेशा क्रांति बोलेगा तो कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति बोलेगा तो जूट उत्पादन। और भूरी क्रांति बोलेगा तो उर्वरक उत्पादन। और नीली क्रांति बोलेगा तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है। और गुलाबी क्रांति बोलेगा तो झींगा उत्पादन। सभी जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा को याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए यहाँ पे देखिए, हरित क्रांति बोलेगा खाद्यान्न उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। सदाबहार बोलेगा तो समग्र कृषि विकास। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। रजत रेशा क्रांति बोलेगा कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति बोलेगा जूट उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। रजत क्रांति बोलेगा क्या, अंडा उत्पादन। और श्वेत क्रांति बोलेगा तो दूध उत्पादन। चलिए आगे देखिए, विभिन्न क्रांति, विभिन्न कृषि के विभिन्न रूप दिया हुआ है। देखिए कृषि क्या है, विभिन्न रूप है। एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी या मौन पालन की क्रिया जो है ना एपीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, तो फलों का उत्पादन क्रिया क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आर्विकल्चर क्या कहलाता है, तो विशेष प्रकार के वृक्षों या झाड़ियों की कृषि संरक्षण या संवर्धन क्रिया क्या कहलाता है, तो आर्विकल्चर कहलाता है। आप फ्लोरिकल्चर किसे कहेंगे, तो फूलों का अध्ययन क्या क्रिया को क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलोरिकल्चर क्या होता है, तो जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलोरिकल्चर कहलाता है। तो जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां के उत्पादन क्रिया को क्या कहलाता है, ओलोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर जो है ना समुद्री जीवों के उत्पादन क्रिया को क्या कहते हैं, मेरीकल्चर कहते हैं। आप पीसीकल्चर का बात करें तो मछली पालन क्रिया को क्या कहेंगे, पीसीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का बात करें वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित क्रिया को वो क्या कहेंगे, सिल्वीकल्चर कहेंगे। तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहेंगे, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, किसको बोलेंगे, रेशम पालन की क्रिया को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। वेटिकल्चर को क्या कहेंगे, वेटिकल्चर का अंगूर उत्पादन क्रिया, वेटिकल्चर। ओल्वीकल्चर को क्या बोलेंगे, जैतून उत्पादन क्रिया को क्या कहेंगे, ओल्वीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट आइए, प्रमुख कृषिगत उत्पादन है।
भारत एवं विश्व में क्या कौन कौन स्थान है देखिए। चावल देखिए फसल दिया हुआ, विश्व में प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान किस फसल का है देखिए। चावल का बात करें, चावल को जो विश्व में प्रथम स्थान किसका है तो चीन का है, ठीक है। तो चावल में प्रथम स्थान किसका है तो चीन का है। भारत में प्रथम बोलेगा तो किसका है तो पश्चिम बंगाल का है। इससे क्वेश्चन बिहार में भी क्वेश्चन आया था, इसलिए ये सब टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस टॉपिक को कंठस्थ याद कर लीजिए। एक दो बार क्लास को देखिए आपको एकदम हर वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, और बाकी पीछे से हम रिवीजन करवाएंगे तो फिर आपको सारा जो है ना जो भी छूटा उटा रहेगा तो सारा याद हो जाएगा। देखिए चावल में बात करें तो प्रथम स्थान पे किसका है, किस देश का है तो चीन का है। और भारत में बोलेगा तो प्रथम स्थान पे किसका है तो पश्चिम बंगाल का है। और गेहूँ आलू का बात करें तो प्रथम पे चीन है और अपना भारत में उत्तर प्रदेश है। मक्का में बात करें, मक्का में कौन है, अमेरिका है विश्व में प्रथम उत्पादन में, और भारत में बोलेगा तो कर्नाटक का है। दलहन में बोलेगा तो भारत है विश्व में, और विश्व में अभी भारत में बोलेगा तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए गन्ना में बात करें, गन्ना में कौन है, ब्राज़ील है, और अपना भारत में बात करें यूपी है। चीनी में बोलेगा तो भारत है विश्व में प्रथम उत्पादन पे, और राज्य में बोलेगा तो महाराष्ट्र है। कुल तिलहन में बोलेगा तो भारत है, और राज्य में बोलेगा तो राजस्थान है। मसाला में बात करें तो विश्व में कौन है, भारत अपना है। चीनी कुल तिलहन मसाला, और दूध में कौन है विश्व में क्या है तो भारत है, लेकिन कुल तिलहन बोलेगा राजस्थान है राज्य में। मसाला में बोलेगा मध्य प्रदेश है, दूध में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश है। मूंगफली में बात करें, मूंगफली में विश्व में चीन है, और राज्य में कौन सा है गुजरात है। सोयाबीन में बोले बात करें तो अमेरिका है विश्व में, और राज्य में मध्य प्रदेश है। आगे देखिए जूट में बात करें, जूट में प्रथम पे विश्व में भारत है, और राज्य में कौन है पश्चिम बंगाल है। कपास का बात करें, कपास में प्रथम पे कौन है चीन है, और राज्य में बोलेगा तो गुजरात है। प्राकृतिक रबर में बात करें तो थाईलैंड है, और राज्य में बात करें तो केरल है। नहीं देखिए तंबाकू में बोलेगा तो विश्व में कौन सा देश है चीन है, राज्य में बात करें भारत में अपना देश कौन सा आंध्र प्रदेश है। सूरजमुखी का बात करें तो यूक्रेन है, और राज्य में बात करें तो कर्नाटक है। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी पर बात करें, कॉफ़ी में कौन है ब्राज़ील है, और इसमें जो राज्य में बोलेगा तो कर्नाटक है। चाय में बोलेगा तो विश्व में कौन उत्पादन करता है चीन करता है, राज्य में बोलेगा तो असम है। तो याद रखिएगा ना कि इसमें एक बार और देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर चावल में देखिए, भारत में देखिए चावल में बात करें तो चावल में विश्व में चीन, भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूँ आलू में चीन, और देखिए देखिए ना पहले जो है ना सिंगल देख लीजिए। फसल में बड़ा चावल में बात करें तो विश्व में चीन, गेहूँ में चीन, मक्का में अमेरिका, और दलहन में बोलेगा तो भारत, गन्ना में तो ब्राज़ील, चीनी में तो भारत, कुल तिलहन में तो भारत हो जाएगा, और मसाला में भारत, दूध में भारत, और क्या हो जाएगा मूंगफली में जो है विश्व में क्या है तो चीन है, सोयाबीन में अमेरिका है, जूट में भारत है, और कपास में चीन है, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, तंबाकू में चीन है, सूरजमुखी में यूक्रेन है, और कॉफ़ी में ब्राज़ील है, अब चाय में क्या है तो चीन है। आगे देखिए राज्य का देखिए, मतलब कौन सा फसल में जो है अपना भारत में कौन सा राज्य प्रथम पे। देखिए चावल में बात करें तो जो है पश्चिम बंगाल है, गेहूँ आलू में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, मक्का में बात करें तो कर्नाटक है, दलहन में बात करें तो दलहन में कौन सा है अपना देश मध्य प्रदेश है राज्य में। गन्ना में बात करें तो गन्ना में यूपी है, चीनी में तो महाराष्ट्र है, और कुल तिलहन में जो है क्या है तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कुल तिलहन में राजस्थान। मसाला में बात करें तो मध्य प्रदेश है, दूध में बोलेगा तो यूपी है, मूंगफली में तो गुजरात है, और सोयाबीन में क्या है तो मध्य प्रदेश है, और जूट में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल है, और कपास से बात करें तो गुजरात है, और प्राकृतिक रबर में बात करें तो क्या है केरल है, और तंबाकू में बात करें तो कौन सा राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। सूरजमुखी का बात करें तो कर्नाटक है, कॉफ़ी का बोलेगा तो कर्नाटक, और चाय का बोलेगा तो असम। तो आज के लिए जो है रहने दीजिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है थर्ड क्लास में इसका कुछ और पार्ट बचा हुआ है, देख लीजिए। ये पार्ट जो है अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से जो है अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा करेंगे तो जो है ना एक तरह से याद नहीं होगा, तो इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए अगले क्लास में 3 क्लास में जो है ना पार्ट 3 में इसका जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो जो है 3 क्लास में क्या हो जाएगा ना सारा नोट्स, पहला जो सेट का नोट्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में जब ये नोट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद 12 सितंबर का जो पीटी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, फिर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन से देखेंगे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।